सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कल तक हम लोग 70 रन्स कर चुके थे, तो आज 71वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ए ऑप्शन है वायु में, बी है निर्वात में, सी है जल में, डी है इस्पात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं 72 नंबर। वायु में ध्वनि का वेग लगभग डैश होता है, कितना होता है। पहला ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकंड, बी है 220 मीटर प्रति सेकंड, सी है 110 मीटर प्रति सेकंड, डी है 232 मीटर प्रति सेकंड। जो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। पहला ऑप्शन है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, बी है साधारण वार्तालाप, सी है गली के शोरगुल की आवाज़, डी है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ये IAS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। मतलब किसके अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका पहला उत्तर है तारत, प्रबलता और गुणता, बी है केवल तारत और प्रबलता, सी है केवल ध्वनि प्रबलता, डी है केवल ध्वनि गुणता। ये भी IAS 1995 में पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि और गुणता। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 166 मीटर प्रति सेकंड, बी है 66.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 3332 मीटर प्रति सेकंड, डी है 664 मीटर प्रति सेकंड। ये NDA 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 664 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 76। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की गति के लिए, बी है ऊष्मा की तीव्रता के लिए, सी है ध्वनि की तीव्रता के लिए, और डी है रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। ये SSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता के मापन में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 77 की तरफ। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती हैं। तो इसका है अपवर्तन पहला है, बी है विवर्तन, सी है परावर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कोई अगर वस्तु है या कोई ठोस चीज़ें है तो जिसके कारण हम लोग बोलते हैं तो जो आवाज़ होती है वो टकराकर वापस आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पहाड़ों में जब हम लोग बोलते हैं
तो हमें अपनी ही आवाज़ कुछ देर तक सुनाई पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 78। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, बी है डॉक्टर द्वारा, सी है इंजीनियरों द्वारा, डी है नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नौ संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 79। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। पहला है रमण प्रभाव, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है क्रॉम्पटन प्रभाव और डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉपलर प्रभाव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसी परिघटना के कारण होता है जब आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जब कोई ट्रेन आती है दूर से तो वो तीक्ष्णा मतलब होता है कि आवाज़ उसकी पतली सुनाई पड़ती है, तो वो किसके कारण होता है। तो इसका जो पहला आंसर है वो बिग बैंग सिद्धांत, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है चार्ल्स नियम, डी है आर्किमिडीज का नियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, डॉपलर प्रभाव के कारण दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज़ हमें पतली सुनाई पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।